उनको इस मंच में विचारों के बेला पर लाते हैं, क्योंकि आपने इस संस्था को ऐसी चिंतन दिया, व्यक्ति को ऐसे चिंतन दिया जो आज उसका प्रतिफल हमारे सामने में नजर आ रहा है। और वो शख्स है महान शख्स तिरुमाल जयपाल सिंह कड़ोपे। तिरुमाल जयपाल सिंह कड़ोपे, आपका चिंतन ऐसा है, लोगों के बीच में ऐसे चिंतन देते हैं कि लोग सोचने लगते हैं अपने घरों पे, अपने घरों पे। बहुत बहुत धन्यवाद सेवा सेवा सेवामान तिरुमाल सुखचैन कड़ोपे जी। ನನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಪೆಂಜಿಯದಾಯಿ ಪೂರ್ವದಾವು ನಲೆಂದಾಯಿ ಪಡಪೇನ್ ಪರ್ಸಾಪೇನ್ ಸಜೂರ್ಪೇನ್ ಗಂಗಾರ್ಪೇನ್ ಮಾವಾಲ ಸಲ್ನ ಗಾಂಗ್ರಾ ಪೋಯಾಲ್ ढुमका सियान मुठवा मुर्रालपेन बुर्रालपेन अव्वालपेन बाबालपेन सांगोयना सेलार तम्मू आड़ातुन सेवा 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 जोहर कहतना वड़ेद मजगांव नाड़ता खेरोता पेन खिलामुटवा पेन भेमाल पेन तुन सेवा 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 जोहर वड़ेद कोयतोड़ भेड़िंगता मरुंगतल मरुंग मरुंग पेन पट्टा तुन सेवा 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 जोहर। तो मैं अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहूँगा कि आप लोग उधार की संस्कृति में जीना चाहेंगे या अपनी संस्कृति में? अपनी संस्कृति में। आवाज़ बहुत कम लोगों की आ रही, लगभग यहाँ से 2-4 लोगों की आ रही है। बाकी लोगों को तो लग ही नहीं रहा है कि अपनी संस्कृति में जीना चाहते हैं। जोर से बोले, उधार की संस्कृति में जीना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति में? बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी संस्कृति में, बहुत बढ़िया। और अपनी संस्कृति में जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी संस्कृति को खंगालना पड़ेगा कि वास्तव में हमारे पुरखों ने हमारे लिए कोई संस्कृति दिया है कि हम यही दूसरों की संस्कृति में जिएंगे, कि उनके दुर्गा, उनके गणेश, उनके भगवान, उनको मानेंगे, या हम अपनी संस्कृति में जिएंगे। तो अपनी संस्कृति में जीने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? अपनी संस्कृति में जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पुरखों ने जो संस्कृति दिया है वास्तव में वो संस्कृति क्या है, उसका आधार क्या है और उसके पीछे का रहस्य क्या है। तब समझ में आएगा आपको कि हमारे पुरखे कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितने बड़े शोधकर्ता थे, जो दुनिया आज तक वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिन चीजों को शोध नहीं कर पाई वहां तक हमारे पुरखे पहले पहुंच गए थे। और आज हम जानकारी के अभाव में किसी नकलची के पीछे हम भाग रहे हैं। कितने बड़ी संस्कृति दिया है आज, और आज हम छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं। आज जो बैगा, गोंड, अहीर, ओझा, ढोलिया, कुम्हार, हम ऐसे कर करके हम अपने ही भाइयों को अपने से अलग कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं रहे कि ये भी हमारे अपने भाई हैं। और ऐसे करके ये कौन है? हमारे नेंगी हैं, और उन नेंगियों को हम जानते नहीं। इन्होंने कहा कि एक जात होती है बैगा, एक जात होती है अहीर, एक जात होती है ढोलिया, और एक जात होती है गोंड, और हमने जाति बना दिया। और उस चक्कर में हम आपस में ही बट रहे हैं। कोई बैगा की लड़की को शादी कर लिया तो उसको हम जात से बाहर कर देते हैं। अरे वही बैगा जब हमारे जैसे तेकाम मरकाम कड़ोपे लिख रहा है और हम भी वही लिख रहे हैं, तो उसमें अलग जात कैसे हो गया? वो केवल समझ का अंतर है। कि कैसे समझ का अंतर है कि बैगा की लड़की को यदि खेती करने वाला कोई लाएगा तो बैगा को तो, और बैगा के परिवार को किसके बारे में जानकारी है? जंगल के बारे में जानकारी है, उसकी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी, वनस्पति विज्ञान के बारे में जानकारी है, तो खेती के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए हम मतलब शादी खेती करने वाला बैगा की लड़की को नहीं कर सकता, खेती बैठ जाएगी उसकी, बस इतनी सी बात है। और हम जानकारी के अभाव में जातियां बना ली। वो वैसे ही समझे जैसे एक डॉक्टर लड़का है और उसके लिए एक अनपढ़ लड़की है, बहुत सुंदर है। डॉक्टर लड़का उससे शादी करेगा क्या? अनपढ़ लड़की से। कैसा लड़की देखेगा वो? अपने जैसे डॉक्टर लड़की देखेगा वो। और एक डॉक्टर लड़की है और एक अनपढ़ लड़का है, क्या डॉक्टर लड़की और अनपढ़ लड़के से शादी करेगा? हमारे समाज की करेगा क्या? नहीं करेगा।
तो यही एक छोटी सी अंतर है जिसको आपको समझना है। और ये कब था? जब हमारा जो जीवन काल है खेती पर निर्भर था। आज लगभग सभी समुदाय दुनिया की दौड़ पे शामिल होके कोई नौकरी कर रहा है। अब दोनों गौड़ भी नौकरी कर रहा है, प्रधान भी कर रहा है, बैगा भी कर रहा है। क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है उसमें? केवल सोच की कमी है। ये हमारे नेंगी हैं, कोई दूसरे नहीं है। तो यही बहुत सारी जो बातें हैं कि आप अपने को अपनी संस्कृति में जाने के लिए निश्चित है कि हमको अपनी संस्कृति को जानना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में संस्कृति है क्या। हम अपने आप को बोल तो देते हैं कि बोले दुनिया की महान संस्कृति है, प्रकृतिवादी संस्कृति है, प्रकृति को लेकर चलने वाली संस्कृति है। पर किसी ने पलट के पूछ लिया आपसे कैसे प्रकृतिवादी है, क्या बताएंगे आप? है कोई जवाब कि वो साबित करो कि आप प्रकृतिवादी हो? प्रकृति से क्या अपनाया है आपने? क्या प्रकृति के कौन से नियमों को फॉलो करते हैं और अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं? बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपनी संस्कृति में जाना पड़ेगा। आज हम पोला पड्डुम मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इस पोला पड्डुम पुंगार गोंगो की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सेवा 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 जोहार करता हूं कि यह पोला पड्डुम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हमारे पूरे संपूर्ण कोया बिडार के लिए सौभाग्यशाली हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो बात करते हैं पोला पड्डुम की, क्योंकि आज पोला पड्डुम का हम मना रहे हैं और उसके बारे में हमको जानकारी ना हो तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि इतना बड़ा समागम हो रहा है और हम जब यहाँ से घर जाएंगे किसी ने कोई पड़ोसी पूछेगा आपसे कि भैया क्या मना है, बोले पोला पड्डुम मना के आए। क्या होता है ये? वहां जाके खत्म। यही होगा ना? तो बिल्कुल इसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है कि पोला पड्डुम क्या है। और इस पोला पड्डुम से बहुत सारे कल्चर जुड़े हुए हैं, हमारा बहुत सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। क्योंकि पोला पड्डुम क्या है कि हमारी कोई जो शुरुआत हुआ है कोई चीज, उसके बीच का समय काल है पोला पड्डुम। और किसका बीच का समय काल है? जो आज हमने जो फसल बोया है उसका बीच का समय काल है। और बीच का समय काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। न तो वहां से वापस आ सकते हैं, आगे ही जाना है, वापस नहीं आ सकते। वापस आना मतलब एक हारे हुए योद्धा नहीं कहलाओगे, कायर सैनिक कहलाओगे आप। तो वो काल है। तो पोला पड्डुम की बात हम थोड़ी बाद में करते हैं। ये शुरुआत कहां से होती है? ये शुरुआत होती है बिदरी से। बिदरी से हम क्या करते हैं? हम बीज निकालते हैं और वहां सर सम्मान बीज निकालते हैं हम। कहां पे? सबसे पहले ठाकुर देव की थाना में। क्यों? क्योंकि ठाकुर देव ही हैं जो कुंवारा भीमाल पे उनका जो स्थान है ठाकुर देव, वो ठाकुर देव ही है कुंवारा भीमाल पे जिसने खेती की व्यवस्था दिया। किसको? इस समाज को खेती की व्यवस्था दिया। इसलिए उनके सम्मान में, वो कृषि विशेषज्ञ थे, उनके सम्मान में हम सबसे पहले बीज कहां निकालते हैं? ठाकुर देव के थाना में। और वहां देखना आप पूरी प्रक्रिया करते हैं। भलाई आज एक औपचारिकता निभाएं कि थोड़ा सा नागर की फार से जमीन खोदेंगे, फिर उसमें सभी का बीज मिला के बीज डालेंगे, फिर पानी डालेंगे। छोटी सी एक प्रक्रिया अपनाते हैं एक औपचारिकता के लिए। किसके सम्मान में? हमारे कुंवारा भीमाल के सम्मान में। क्योंकि ये व्यवस्था उन्होंने नहीं दी। वो नहीं देते तो आज हमारे पास एक खेती की व्यवस्था भी नहीं होती। तो वहां सबसे पहले हम सम्मान के साथ बीज कहां निकालते हैं? ठाकुर देव के थाना में। दूसरा सम्मान हम बीज का कहां करते हैं? हम जब पूरे गांव वाले जब वहां से निकाल लेते हैं बीज सामूहिक रूप से, तो दूसरे फिर इंडिविजुअल रूप से अपने अपने खेतों में बीज निकालते हैं। हमने उस अनाज का सम्मान कहां किया? दूसरी बार अपने अपने खेतों में। क्योंकि उस अनाज के बगैर आपका जीवन संभव नहीं है। उस अनाज के बगैर आपका जीवन संभव नहीं है। इसलिए हर स्टेज में हम सम्मान करते हुए चल रहे हैं। अब हमने अपने अपने खेतों में बीज फेंक दिया, उसके बाद बीज बोया। अब वो बीज
1 महीने में जीवती पट्टुम में कितना बड़ा हो गया? लगभग 1 फीट का हो गया। तीसरा सम्मान हम कहां करते हैं? जीवती पट्टुम में। कहां करते हैं? जीवती पट्टुम में। क्यों? क्योंकि हमने जो मेहनत किया है वो कितना दिख रहा है? अब लगभग इतना ऊंचा हो चुका है। आपको खुशी होती है कि हमने जो मेहनत किया वो इतना बड़ा हो चुका है, आप फिर उसका सम्मान करते हैं। ये तीसरा सम्मान हो गया। अब चौथा सम्मान, 1 महीने के बाद वही फसल अब किस अवस्था में आ चुकी है? फूलों की अवस्था में आ चुकी है। फूल आने लगे हैं उसमें। धानों में धान निकल के भी फूल आने लगे ना। तो आप चौथा सम्मान कहां करते हैं? पोला पट्टुम में, पोला पुंगार में। और यही है सबसे महत्वपूर्ण सम्मान, बीज का अवस्था है, क्योंकि इसके बाद अब फसल क्या होगी? पकेगा। और अंतिम सम्मान हम कहां करेंगे? कुनलवंजी पट्टुम, मतलब दिवाली, दीपावली। दीपावली किनका है? उनका है, हमारा नहीं है दीपावली। हमारा क्या है? कुनलवंजी पट्टुम है। नोट कर लें। तो जो ये बीज का अवस्था है, इसमें फिर क्या है कि बहुत सारा कल्चर हमारे समाज ने गढ़ा है इस व्यवस्था के सम्मान में। इसमें लगभग 6 दिन का पूरा हमारा कल्चर है। और वो क्या क्या है मैं वही अभी आपको बताता हूं। पहला दिन हम क्या करते हैं? पहले दिन हम जो पुंगार अवस्था में आ चुका है उस फसल का सम्मान करते हैं। आप धान की बालियां लाते हैं, फूल वाले, और उस बाली को कहां चढ़ाते हो? आपके सजोरपेन के थाना में, आपके रोन वाले थाना में, आपके जो गौसार है उसमें, यहां चढ़ाते हो। गौसार में इसलिए कि भाई उन्हीं के द्वारा ये फसल उपजाई गई है, उन्हीं का मेहनत है ये। और हमारे सजोरपेन थाना में क्यों? क्योंकि हमारे सजोरी हैं, जो कोड़ियार आई है वो नहीं आती तो हमारी व्यवस्था ही नहीं होता। हमारे रोन वाले थाना में क्यों? क्योंकि हमारे पुरखे ही हैं जिन्होंने हमको पैदा किया है, वो नहीं होते तो हम नहीं होते। तो ये सबके सम्मान में देखिए, बिल्कुल पर्टिकुलर उन्हीं जगहों में आप उनका सम्मान कर रहे हैं। तो पहला दिन क्या है? सम्मान का है। किसका? जो फसल हमने बोया है उसका। दूसरे दिन क्या है? दूसरा दिन जो हमारे भूमका मुठुआ हैं, भूमका जो लोग हैं, वो किसका सम्मान करते हैं? हमने तो अपनी फसल बोया है उसका सम्मान कर रहे हैं। नेल की लोग, खेती करने वाले लोग। हम घोड़ों को क्या बोलते हैं? नेल की बोलते हैं। तो नेल की लोग किसका सम्मान करते हैं? जो खुद फसल बोए हैं उसका सम्मान करते हैं। कहां से? बिदरी से जो चालू हुआ है एक क्रम, अभी क्रम चल रहा है, टूटा नहीं है। तो दूसरे दिन जो भूमका लोग होते हैं, जो अपने नए चेलों को जो एडमिशन देते हैं, कहां से देते हैं एडमिशन? वो बिदरी से वो भी नए चेलों को एडमिशन देते हैं। किसके बारे में? इस प्रकृति की व्यवस्था को जानने के लिए कि प्रकृति कैसे संचालित होती है और प्रकृति का सिस्टम क्या है, ये कैसे, पाठ पीढ़ा क्या है। ये पाठ पीढ़ा क्या है कि एरिया का नाम है। ये वाला जो जंगल का एरिया है इसका अलग नाम है, फिर दूसरा वाला एरिया आएगा उसका अलग नाम है। जैसे आप कान्हा चले जाओ, यहाँ भैसान पाठ है, हमारी इधर चांदी पाठ है। मतलब इनको जंगल की जो सिस्टम है, एरिया है, उसको किसके नाम से जानते हैं? पाठ पीढ़ा के नाम से। और उस पाठ पीढ़ा में क्या क्या होते हैं? बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होती है। तो दोनों को सम्मान करते हैं हमारे कौन? भूमका लोग। देखिए वो जड़ी बूटियों का भी, क्योंकि वही औषधि किसके काम आएगा? समाज के काम आएगा। क्योंकि कल जब किसी को बीमारी होगी तो कौन उपचार करेगा? हमारे भूमका लोग करेंगे। कौन से? जो जड़ी जम गई तो वो अपने चेलों को, जैसे वहां बिदरी से एडमिशन दिए, अब जब जो जड़ी बूटी जम गए और जमने की अवस्था में कैसे दिख रहे हैं, वो पहचान करवाने वहां ले जाते हैं। वो जमने के बाद जब छोटे लगभग 1 फीट में आए तो कैसे दिख रहे हैं, वहां ले जाते हैं। वो फूल अवस्था में आए कहाँ? पोला पट्टुम में, तब फिर वो उसमें भी ले जाते हैं वो, और फिर खोद के भी लाते हैं, खिलाते भी हैं। तो बराबर जैसे हम चल रहे हैं वैसे हमारे भूमका भी चल रहा है। किसको? हमारी व्यवस्था का जो दूसरा पिलर है ना, भूमका, क्योंकि वो नहीं होगा तो हमारी चिकित्सा पद्धति नहीं होगी। जैसे आज हम हॉस्पिटल को निकाल दें अपनी व्यवस्था से, तो आप कल्पना कर सकते हो क्या मानव जीवन की? आधे लोग मरने लगेंगे।
वैसे ही समाज सुरक्षित, तंदुरुस्त और मजबूत रहे, उसके लिए हमारा एक पिलर कौन है? भूमिका है। और आज हमको जानकारी नहीं है, नहीं तो आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जहां एलोपैथिक फेल हो जाएगा पर आयुर्वेदिक फेल नहीं होता। इतना मतलब अकाट्य दवाई है, जानकारी हमको जरा भी नहीं है। आज रिसर्च चल रहा है, तो जो भूमिका लोग हैं ये भी बराबर चल रहे हैं, वो भी सम्मान कर रहे हैं, वो भी जो प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं। तो यहाँ दूसरा जो दिन है किसका है? हमारे भूमिका लोगों का है। तीसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। माताएं बहनें सुन लें, आज जानकारी के अभाव में हमने क्या पकड़ लिया है? सबसे ज्यादा आज हमारे समाज को बिगाड़ रहा है तीसरा दिन, तीजा हमारा नहीं है। जो तीजा के लिए जो फुलेरा बांध रहे हैं, वो निर्जला उपवास, और जो बिना बोले वाला क्या बोलते हैं उसको, जो बोलते ही नहीं, मौन व्रत, मौन कि भाई ऐसा मौन धारण कर ले किसी के साथ बोलना ही नहीं, और ऊपर से और क्या उसमें डर भय भर दिए कि बोले एक बार जिसने चालू कर दिया फिर उसको तोड़ नहीं सकता। तोड़ दिया, दूसरे साल नहीं किए, फिर तोड़ दिए, बोले उसका पति मर जाएगा या बच्चा मर जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। मतलब ऐसा भय भर दिए कि उसको मजबूरी में हर साल करना है फिर, और मरते दम तक करना है, फिर कभी छूटने वाला नहीं है। और मरते दम तक करेंगे तो जो हमारे बाल बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी तो वही देख रहे हैं, वो भी तो हमसे सीखेंगे ना, वो भी वैसे ही करेंगे। जबकि है क्या ये तीसरा दिन जो है हमारा, जो नई कोड़ियार जो आती है, नई बहू आती है किसी घर में, तो हम क्या पहनाते? जो दूल्हा बना था वो लड़का क्या पहना था? सिगमोहर। क्या बोलते हैं अपन? सिगमोहर, जिसको कंकन मोर बोलते हैं। तो वो धारण किया था सब, कहां? सबसे पर्रो। और आज हम कौन सा ये सजावट वाला, कांच के टुकड़े वाला और थोड़ा सा वो आर्टिफिशियल जो सजावटी कागज वाले हम पहन रहे हैं, ये वाला नहीं है हमारा। हमारा क्या है? एक्चुअल सिगमोहर और मोर पंख वाला है। वो सिगमोहर हम धारण करते थे, और वो धारण करता है केवल और केवल इस व्यवस्था में कौन? केवल और केवल पोया धारण करता है वो। और दूसरा केवल जो दूल्हा बना है वो धारण कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं 2.5 दिन का राजा, बोलते हैं ना, आज भी समाज में कहावत है कि दूल्हा जो बना है वो 2.5 दिन का राजा है। क्यों? क्योंकि पोया ही धारण कर सकता है, और दूसरा जो दूल्हा बना है वो धारण कर सकता है। अब हमने पोया के सम्मान में धारण किया ना, क्योंकि पोया हमारे व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च पोस्ट है। जिस प्रकार शंकराचार्य हिंदू व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च पोस्ट है, वैसे हमारी व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च पद क्या है? पोया का है। और पोया क्या धारण करता है? सल्लागागरा धारण करता है, जिसको हम बोलते हैं सिगमोहर। अब उसने धारण किया तो उसको ऐसे ही तो बेइज्जत करके फेंक नहीं देंगे। शादी के बाद कहाँ रखते हैं उसको? कोठी के ऊपर रख देते हैं, अनाज वाले कोठी के ऊपर रखते हैं। अब कोठी के ऊपर रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है ढक ढुका के। अब उसको यहाँ पे तीसरे दिन फिर क्या करेंगे? बरेंडी से फिर वो ऐसा एक झूला टाइप का, मचान टाइप का बांधते हैं, उसमें रखते हैं। फिर क्या रखते हैं? उसको हमारे सिगमोहर को। और बकायदा माताएं फिर वहां पाटा गाते हैं रात भर, किसके सम्मान में? उस सिगमोहर के सम्मान में। और उसको फिर दूसरे दिन, चौथे दिन फिर उसको क्या करते हैं? सारते हैं। और सारने का मतलब ये नहीं कि विसर्जन करना है नदी नाले में ले जाके, पानी से सारना है और उसको जमीन में गाड़ना है। नदी नालों में फेंकना मतलब आप पानी को बर्बाद कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, ये काम हमारा नहीं है। चौथे दिन हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको सारते हैं सिगमोहर को। तो ये व्यवस्था है। और आज जानकारी के अभाव में हम क्या कर रहे हैं कि एक हिंदू व्यवस्था को अपना रहे हैं। वहां पे पता चला कि सिगमोहर की जगह में अब एक बार तो उन्होंने एक बार भी नहीं कर रहे हैं, फल फूल रख रहे हैं, सेब केले रख रहे हैं, रात भर बिना बोले वो गा रहे हैं, रह रहे हैं, दूसरे लोग गा रहे हैं उसमें। और पूरे की पूरी वो एक हिंदू परंपरा हरितालिका तीज के नाम से डेवलप हो गई है।
उससे आपको कैसे हटना है, तो केवल और केवल कोया पुणे में चिंतन से ही हट सकते हैं आप। अन्यथा जिस प्रकार आज एससी का व्यक्ति वहां से नहीं हट सकता, ओबीसी का व्यक्ति वहां से नहीं हट सकता, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा व्यवस्था खत्म कर लिया है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है हटने का। पर हमारे पास तो रास्ता है, हम तो हट सकते हैं। तो कब हटोगे? जब ये जानकारी होगी तब हटोगे। तो चौथे दिन में क्या है, उसको सारना है। और चौथे दिन क्या क्या आ गया? गणेश। चौथे दिन बोले सार वो इन्होंने गणेश चतुर्थी बना ही दिया है कि हर जो चंद्रमा की चौथी तिथि होगी वो क्या होगी? गणेश चतुर्थी होगी। तो चौथी तिथि क्या आ रहा है? यहाँ हमारा सारना आ रहा है, और उसमें उनकी कौन सी तिथि आ रही? गणेश चतुर्थी आ रही। तो वहां गणेश स्थापना हो रहा है। आपके व्यवस्था में पूरी तरह हिंदू कल्चर हावी हो रहा है। और इस देश का संविधान कहता है कि गौड़ आर नॉट हिंदू। तो हम हिंदू नहीं हैं, तो हम क्यों हिंदू परंपराओं को मान रहे हैं? फिर हैं क्यों मान रहे हैं? आज मुस्लिम मानता है क्या हिंदू परंपरा को? आज क्रिश्चियन मानता है क्या हिंदू परंपरा को? नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी है अपने क्रिश्चियन होने में, अपने मुस्लिम होने में। हमको जानकारी है क्या अपने गौड़ होने में? हम व्हाट्सएप में बड़े गर्व से तो कहते हैं कि शेर की सवारी और गौड़ की यारी, ऐसे बड़े बहुत सारे जुमले हैं। चांद की मिट्टी से तिलक करने वाला है गौड़। अरे यहां की मिट्टी तो ला लो तुम, केवल व्हाट्सएप में ही गरजते हैं। है गौड़ में वो ताकत है, पर कब? जब वो असली गौड़ में आएगा तब। पर असली गौड़ में आने के लिए क्या बनना पड़ेगा उसको? पहले गौड़ बनना पड़ेगा, तब वो असली गौड़ शेर की सवारी और क्या बोलते हैं, शेर गौड़ की यारी और शेर की सवारी तब करेगा। क्योंकि हमारी व्यवस्था में ऐसे लोग हैं जो शेर को बुला लेते हैं, मतलब वही है। तो जो चौथा दिन है हमारा सारने वाला है। अब पांचवा दिन आता है। पांचवा दिन क्या है? पांचवा दिन है हमारा पंचमी का। पंचमी बोले तो इनके पंचमी का आता है। हमारा पांचवा दिन है पाठपीड़ा का, पाठपीड़ा का गोंगों का। और कौन करते हैं ये? हमारे भूमिका लोग करते हैं। आप देखना, प्रकृति की वो श्रेष्ठ वस्तुओं को लाते हैं। वो हमारी व्यवस्था में श्रेष्ठ वस्तुओं को ही चुना है। जो फूल लाते हैं वो पाठपीड़ा लिखने के लिए, वो सबसे सर्वोत्तम फूल है। वो अभी हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। सबसे सर्वश्रेष्ठ फूल है वो। उस फूल को लाते हैं। और किसका पाठपीड़ा में कौन होते हैं? यदि हम रेंगने वाले जीवों की बात करें तो रेंगने वाले जीव में सबसे ऊंचा कौन है? तड़ास है, मतलब सर्प। और यदि चलने वाले जीव में कौन है? उसमें दो हैं, एक शाकाहारी है, दूसरा मांसाहारी है। शाकाहारी में कौन है? हाथी है। मांसाहारी में कौन है? शेर है। तो इन्हीं पाठपीढ़ाओं के सबसे सर्वोच्च जीवों का उस दिन वो पाठपीढ़ा में सम्मान करते हैं। कौन? हमारे भूमिका लोग। और उस जो विधा है पाठपीढ़ा वाले, आज मेडिकल साइंस भी उसके सामने फेल है। यदि किसी को सर्प काटा, यहाँ से हॉस्पिटल 20 किलोमीटर दूर है, अस्पताल ले जाते 1 घंटा हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि कुछ सांपों का जो जहर है 15 मिनट के अंदर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आदमी डेड। कुछ सांपों का आधा घंटा है। तो यहाँ तो बड़े बड़े ऐसे सांप हैं जो 15 मिनट वाले हैं, तो आदमी तो मर ही जाएगा ना। और हमारे क्या करते हैं जो पाठपीढ़ा के जानने वाले, किसी को सर्प काटा, आएगा भार बांध देगा। भार बांध देना मतलब उसकी जहर वहीं का वहीं रुक गया है। हमारे व्यवस्था में अभी भी है ऐसे लोग। तो भार बांध देगा। अब भार बांध दिया तो उसका जहर रुक गया। वो आदमी चल रहा है, फिर रहा है, बढ़िया बात भी कर रहा है। अब पंचमी वालों को खबर करते, इकट्ठा करते, टाइम लगेगा ना, लगभग 1 आध घंटा लग जाएगा। आएंगे, फिर अपना चालू करेंगे अपना पाटा, फिर शक्ति आएंगी, फिर बोलेंगे कि आप भार खोलो। जैसे ही भार खोले और आदमी गिर जाता है जहर के असर से, और वो फटाफट पूरा जहर खींच के निकाल देते हैं और आदमी को खड़ा कर देते हैं। है विज्ञान में ऐसा कोई? इतना बड़ा विज्ञान आपके समाज में भरा है, और आज हम उसको जादू टोना, रूढ़िवादी, कुरीतिवादी, ढोंग ढकोसला ऐसा बोल के इन्होंने बोला और हमने छोड़ दिया।
इन्होंने बोला और हमने छोड़ दिया। अब ये तो हो गया 5वां दिन। 6वां दिन क्या है? 6वां दिन हमारा क्या है कि पूनल मीन का तिंदाना, नया मछली का आप मतलब नया खाते हैं, मछली का नया खाते हैं। कहाँ? 6वें दिन में। क्यों खाते हैं मछली का नया भाई? हम इसलिए मछली का नया खाते हैं कि आपको जो मीन मछली को हम मीन बोलते हैं, मिल्क मूंद नेति में तिंदाना है, मतलब हर तीसरे दिन आपको मछली खाना है। क्यों? क्योंकि आज डॉक्टर भी कहता है, विज्ञान भी कहता है कि मछली आपकी जो शारीरिक आवश्यकता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की सबसे ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है मछली, और करता है। और हमारा समाज क्या है? मेहनती समाज है। तो आपको जरूरत तो है ना उस चीजों की, तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कहाँ? मछली खाने से। तो हर तीसरे दिन खा सकते हैं। पर मछली हम यहाँ क्यों नहीं खाते? सवाल ये है। मछली हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि मछली अपनी प्रजनन काल में रहती है, और एक मछली को खा रहे हो मतलब आप लाखों मछलियों का नुकसान कर रहे हो। और आप कौन हो? इस प्रकृति का सम्मान करने वाले लोग हो। प्रकृति का अपमान करने वाले नहीं, प्रकृति को बर्बाद करने वाले लोग नहीं हो। कौन हो? प्रकृति का सम्मान करने वाले लोग हो। तो मछली में अंडे कहां से आ जाते हैं? वहीं जहां से हम बिदरी में बीज निकालते हैं ना, वहीं से मछली में अंडे आना सब चालू हो जाता है। तो हम मछली बिदरी से हम बंद कर देते हैं मछली खाना। और कहां तक? ये पोला तक। ये लगभग 2 महीने का पूरा समय चक्र है, और गवर्नमेंट केवल 15 जुलाई से 15 अगस्त तक बंद करती है। और वो मात्र एक जुमला है, कोई बंद नहीं करता। आप शहरों में चले जाओ, बैहर में चले जाओ, धड़ल्ले से आपको 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में मछलियों का ढेर मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। एक उन्होंने कोटेशन बना लिया कि मछली प्रजनन काल में है, खाना नहीं है, बस वहीं तक। जबकि आप समाज में एक नियम बना लिया कि मछली हमको यहाँ नहीं खाना है। और क्यों नहीं खाना है? क्योंकि मछली अपने प्रजनन काल में है, अपनी वंश वृद्धि कर रही है, और हम उसका सम्मान करते हैं। अब मछली आपको खाना भी है, हर तीसरे दिन में खाना है। तो हम कैसी मछली खाते हैं? हम जो बिदरी के पहले सुखा के रख लेते हैं, मछली भूंज के रख लेते हैं। किसके लिए? ये 2 महीनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। आपको कौन सी मछली खानी है? वो जो आपने पहले भूंज के रख लिया बिदरी के पहले, वो मछली आपको खानी है। कहाँ? यहाँ तक। और फिर ये 6वें दिन में आप अपने पेन पट्टा में पहले मछली चढ़ाते हो, पुरखों को खिलाते हो, उसके बाद फिर आप मछली खाना चालू करते हो। कब तक मछली खाओगे? फिर अगले बिदरी तक। ये हमारी कंप्लीट व्यवस्था, इतना बड़ा दर्शन छुपा हुआ है हमारे पोला पुंगार वाली व्यवस्था में, और हमको रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। आज हमारी माताओं बहनों को, अभी हमने भोपाल में पोला पड्डुम जो 9 सितंबर को था ना, रविवार को, पिछले रविवार को पोला पड्डुम था, वहाँ हमने आयोजित किया था। बहुत सारी माताएं बहनें आई थी, बहुत सारे हमारे भाई लोग आए थे। अब जब उनको सही जानकारी मिली तो बहुत सारे माताएं बहनें मांग भर के आए थे, तीजा वाले आए थे। तो मैंने बोला कि आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है उधेड़ बुन, उस उधेड़ बुन से आप नहीं निकल पाओगे। तो प्रश्न पूछिए, और प्रश्न पूछने के बाद आप सेटिस्फाई होइए। पूछिए प्रश्न। फिर हिम्मत करके बड़े मुश्किल से एक महिला आई सामने कि बोले हमारे समाज में मांग भरना है कि नहीं। तो मैंने बोला आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मांग कौन भरवाता है? हिंदू व्यवस्था में भरवाता है। कौन भरवाता है? ब्राह्मण भरवाता है। और जब तक वो मांग नहीं भरेंगे उनकी शादी नहीं होगी। ये किस व्यवस्था में है? हिंदू व्यवस्था में है। और हमारी व्यवस्था में कौन शादी करवाता है? हमारी व्यवस्था में पुजारी शादी मडविंग करवाता है। तो पुजारी क्या मांग भरवाता है क्या? नहीं। तो हमने क्या किया? दूसरे की व्यवस्था से नकल मार के हमारी व्यवस्था में चालू कर दिया। और जब चालू किया तो किसी ने रोका क्या? समाज का एक व्यक्ति कोई खड़ा होता है कि नहीं नहीं हमारे समाज में मांग भरना नहीं है, आप कैसे समाज में मांग भरवा रहे हैं? कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता। यही गलती हमसे हो रही है। मैं बोला इसमें आपको जरा भी सकुचाने या अपने आप में झिझक या मतलब गिल्टी फील महसूस करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है।
क्यों? क्योंकि आप जानकारी के अभाव में कर रहे हो। यदि जानकारी होगी तो आदमी आंखों देखे मक्खी नहीं निकलता। जानकारी होगी तो निश्चित है कि आप नहीं अपनाओगे, आप अपने कल्चर में जियोगे, अपनी व्यवस्था में चलोगे। क्यों? क्योंकि आज एक मुस्लिम महिला को, मतलब आप कितना ही बोलो कि आप मांग भरो, मांग भरो, मांग भरेगी क्यों? नहीं भरेगी, क्योंकि पता है उसको हमारे कल्चर का ये अंग नहीं है। आप किसी मुस्लिम महिला, किसी क्रिश्चियन महिला को आप बोलो भरेगी क्यों? नहीं भरेगी। वैसे ही जब हमारी माताओं बहनाओं को सही जानकारी होगी तो भरेंगे क्या मांगो? नहीं भरेंगे। खुश हो गए, बोले अगले बार तक आपको जितने दिख रहे हैं ये भी नहीं दिखेंगे। मैं बोला कि मैं बोलूं कि जबरदस्ती बोलूं कि नहीं ये मांग भर रहे हो गलत है, तुमको नहीं मांग नहीं भरना है, तो फिर क्या है, वो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम जोर जबरदस्ती से किसी को नहीं छुड़वा सकते। जब तक आप उसके दिल के अंदर नहीं घुसोगे, और दिल के अंदर तभी घुसोगे जब आप सही जानकारी दोगे, तब उसको खुशी होगी कि मैंने धोखे से ये चीज कर रही थी, अब आगे से नहीं करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे मंगलसूत्र की बात आई कि मंगलसूत्र हमको धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मंगलसूत्र की भी बात आई। तो मंगलसूत्र क्या है कि हमारे में है क्या? हम क्या धारण करवाते हैं? हम क्या पहनाते हैं? गारसोली। और गारसोली के पीछे बहुत बड़ा दर्शन है। इतना बड़ा दर्शन है कि उसमें आप बगैर कहे अपने परिचय दे देते हैं गारसोली में। कि गारसोली का मतलब होता है लड़, और गार मतलब आप किसको बोलते हैं? आपके घरों में कितने मतलब लड़ है, कितनी सोली हैं, आप उससे पता लगा लोगे कि ये जो कोड़ियार आई है, लड़की आई है, ये कितने देव वालों के आई है और ये कौन से देव वाली है। मान लो 4 देव वालों की यहाँ आई है वो लड़की, तो कितने लड़ होंगे उसके गले में? 4 लड़ होंगे। और वो मान लो 6 देव की लड़की है, तो जो लड़ को फिर यहाँ बड़े मोती में फिर एक धागे में फिर होते हैं ना 4 लड़ों को, तो बड़ा मोती कौन से कलर का होगा? जो 6 वाला, जो 6 देव वालों का जो है हरा कलर, वो यहाँ हरा कलर का मोती होगा बड़ा वाला। बगैर कहे ही पता चल जाएगा कि ये लड़की 4 देव वालों के यहाँ आई है और 6 देव की है। इतना बड़ा दर्शन आपके उसमें छुपा हुआ है। और हम कहाँ गुजरे हैं? ये मंगलसूत्र में। और मंगलसूत्र क्या हो रहा है आज? 50,000 का, 1 लाख का। और अभी उसी समारोह में एक चिंतन, बढ़िया चिंतन भी निकल के आया कि जैसे हम मुंदरी धारण करते हैं। कौन से मुंदरी? लोहे की मुंदरी होती है। कब धारण करते हैं? जब उनकी मर्निंग होती है तब। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि हम लोहे की मुंदरी क्यों पहनते हैं। क्योंकि धातु तो लोहा भी है, सोना भी है, चांदी भी है, और चांदी भी अच्छा लोहा से अच्छा दिखता है, सोना और उससे अच्छा दिखता है। तो हम ये मुंदरी क्यों नहीं पहनते भाई? लोहे के क्यों पहनते हैं? क्यों? क्योंकि आज विज्ञान साबित करता है कि आपके अंदर, शरीर के अंदर इतना लोहा मौजूद है जिससे आप 1 इंच लंबी कील बना सकते हो। मतलब एक मानव शरीर में इतना लोहा होता है कि आप 1 इंच लंबी कील बना सकते हो। और मानव शरीर क्या है? इस धरती का फोटोकॉपी है। इस धरती में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? लोहा की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो उसी अनुपात में आपके शरीर में लोहा सबसे ज्यादा है। सोना कम है तो आपके शरीर में वो बहुत कम है सोना। चांदी सोने से ज्यादा है तो आपके शरीर में चांदी की मात्रा ज्यादा है। इसी प्रकार जो 33 जो मुक्त धातु पाए जाते हैं, एलाई धातु नहीं, मुक्त धातु, जिनका परसेंटेज जिस हिसाब से इस धरती में है उसी रेशो से आपके शरीर में है। और इस धरती में सबसे ज्यादा लोहा की मात्रा है, इसीलिए आपके शरीर में सबसे ज्यादा लोहा है। इसलिए हम 1 इंच लंबी कील को आप सीधा करोगे तो 1 मुंदरी के बराबर ही होगा। तो आप बिल्कुल शरीर में जितना लोहा है उतना ही अंश का आप मुंदरी पहन रहे हो। शरीर को कितना बड़ा बैलेंस कर रहे हैं। और हम पहन लिए फिर यहाँ क्या? सोना। अब सोना क्या है कि सोना फिर अपना असर करेगा। जब गले में धारण कर लिए हैं, कहाँ जाता है? दिल के पास जाता है। अब सोना जो धातु है, विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक है। कौन बोलता है? विज्ञान बोलता है विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक है। और हमारा शरीर क्या है कि एक विद्युत
इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है ना, इसमें ऊर्जा नेगेटिव पॉजिटिव, तो निश्चित है कि आपकी जो एनर्जी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो वही जो राज तिलक यहाँ से अभी अपनी बात कह के गए, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि बोले सोना धारण करने से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोना अपना असर करता है जब हम अपने शरीर में धारण करते हैं। तो बताइए, हम उसके लिए लाखों रुपए खर्च भी कर रहे हैं और ऊपर से बीमारी भी खरीद रहे हैं हम। तो जानकारी नहीं होने की वजह से हम इस शरीर का कितना नुकसान करते हैं। यह है आज हमारा कल्चर, इसको जानना बहुत आवश्यक है हमारे बच्चों को। क्योंकि आज मैं देख रहा था छोटे छोटे जब बच्चे यहाँ डांस कर रहे थे, तो जो बच्चे थे बच्चों को बहुत गौर से देख रहे थे वो। क्यों? क्योंकि बच्चे बच्चों को फॉलो करते हैं, मेरे उम्र के मेरे को फॉलो करते हैं, जो किशोर अवस्था वाले किशोर अवस्था वालों को फॉलो करते हैं। तो हम जैसा यहाँ कल्चर गढ़ेंगे बच्चा वैसे ही सीखेगा, बड़ा वैसे ही सीखेगा, हमारे बुजुर्ग वैसे ही सीखेंगे। इसलिए क्या है कि जब तक एक कंप्लीट समाज खड़ा नहीं होगा, हर वर्ग खड़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि जो चौथे, यदि एक मनुष्य की उम्र को हम 4 भागों में बांट दें, बचपना, किशोर अवस्था, जवानी और बुढ़ापा, और केवल बुढ़ापा वाले ही चिंतन में लगे रहें और हम बच्चों को शामिल ना करें, किशोर अवस्था वालों को शामिल ना करें, जवान लोगों को शामिल ना करें, तो क्या हम अपने एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं? कभी भी नहीं। हमारे ये 4 पिलर हैं, आपको चारों पिलर को लेके चलना पड़ेगा। और लगभग अभी समाज हमारा बचपना, किशोर और जवानी तीनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बताइए, दे रहा है क्या? हमारे बहुत सारे बच्चे आज किस में जा रहे हैं? वैदिक स्कूलों में जा रहे हैं, वैदिक आश्रमों में पढ़ रहे हैं। हम रोक रहे हैं क्या? और वहां क्या सीख रहे हैं? वो टोटल हिंदू धर्म संस्कृति सीख रहे हैं वो। और वो बच्चे जिस दिन वहां से पढ़ के निकलेंगे वो आपके समाज के बच्चे नहीं होंगे। आज बताइए, कोई हिंदू का बच्चा कहीं मदरसा में पढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? है कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपने हिंदू होने का ज्ञान है। तो वही कि आज यदि हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने जवानों को, अपने हर वर्ग के लोगों को यदि सही शिक्षा देंगे, सही जानकारी देंगे, तो निश्चित है कि वो उसका सही विकास होगा और ये होगा मजबूत समाज। अभी बहुत सारी जो बातें हैं वो जब हम जानेंगे चिंतन के माध्यम से, उसके लिए हमारे शुक्रवार की जो बैठक होती है उसमें आइए, फिर जो आपको जानकारी मिलेगी हर चीज की, सारी बारीकियां, आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासा भी शांत कर सकते हैं। जब तक आप प्रश्न पूछेंगे, मंच क्या होता है? केवल दिमाग की बत्ती जलाने वाला एक माध्यम होता है। यहां से मैं अपना स्पीच दे रहा हूं पर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, क्योंकि हजारों लोग बैठे हैं, हजारों लोग प्रश्न पूछेंगे तो ये मंच का मतलब ही खत्म हो जाएगा। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए जो चिंतन के लिए हम अलग से बैठ सकते हैं। आप दिन डिसाइड कर सकते हो, किसी एक दिन शाम का समय इतना से इतना बजे हमको केवल इस चिंतन के लिए बैठना है। वही जो हमने एक जो व्यवस्था चालू की सगा सगुम के संस्था के बैनर तले कि 7 से 9 2 घंटा हर शुक्रवार को हम किसके लिए बैठेंगे? केवल और केवल हम अपनी व्यवस्था को जानने के लिए बैठेंगे। हमें कुछ भी, मैं जब यहाँ से भोपाल गया 1989 में, तब मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। जैसे एक आम बच्चा जब जाता है, मैं भी वैसे ही गया था, मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी। पर हम उसके बाद लगभग 10 सालों के बाद जब दिमाग की बत्ती क्लिक किया कि नहीं, बोले हम हिंदू धर्म से अलग हैं, वो दिमाग की बत्ती क्लिक किया, तब जाके हमने अपने बारे में सोचना चालू किया। और आज वो दिन है और आज का दिन है कि मैं आज अपने कल्चर के बारे में सम्मान के साथ आपके बीच में इतनी बातें कह पा रहा हूं। तो निश्चित है कि प्रकृति ने देखो दिमाग, बुद्धि सबको बराबर दिया। ऐसा नहीं कि मुझे ज्यादा दे दिया है, आपको कम दिया है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है, सबको बराबर दे रही है। आपको बराबर धूप मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। आपको बराबर हवा मिल रही है, मुझे भी मिल रहा है। जितना शरीर आपका है उतना मेरा है। बताओ, प्रकृति ने कहीं भेदभाव किया है क्या? कोई भेदभाव नहीं किया है। हम क्या करते हैं कि बचपने से लेके मरते दम तक हम कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। जो भेजा दिया है प्रकृति ने 2.5 किलो का, हम उसका कभी इस्तेमाल नहीं करते। उसको आप ऐसे समझिए
कि जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए को आप पोटली बना के अलमारी में डाल दो। अब 5 साल के बाद खोलो उस अलमारी को, 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा क्या? कुछ भी नहीं किया आपने, वैसा का वैसे ही रहने दिया, 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, 1 पैसा भी नहीं बढ़ेगा। और यहां तक कि यदि दीमकों को पता चल गया तो वो उसको भी चट कर जाएंगे, वो 1 लाख 1 कौड़ी के बराबर नहीं होगी। वही हाल हमारा है आज। ये लाखों करोड़ों का जो दिमाग दिया है प्रकृति ने, हम इसका कभी इस्तेमाल नहीं करते। बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम रखना है, कहाँ जाते हैं, दौड़ के उधर जाते हैं। वो ग्रह नक्षत्र देखता है, बोले ये तिथि ये नक्षत्र इसमें पैदा हुआ, इसका नाम ये होगा, है कोल्टू सिंह होगा तो टेमन सिंह होगा तो फलाने, मतलब अच्छा नाम नहीं देता, वो उल्टा सीधा नाम देता है। पैसा भी लेगा आपसे मुंह मांगा और उल्टा सीधा नाम देगा, टेमन टाइप का नाम देगा, कोल्टू टाइप का नाम देगा, है अच्छा नाम नहीं देगा वो। क्यों? हम भी तो वही करते हैं। जब हमारे यहाँ कोई भिखारी भीख मांगने आता है तब तो हम नहीं देते, बोले वो लोचई का चावल धान रखा है, बोले वो दे दो। हम क्या बोलते हैं, दरबा भूसा टाइप का दे दो, मांग रहा है साला, और हम दरबा भूसा निकाल के देते हैं। वो जब हम उसके पास में जाते हैं तो वो हमको दरबा भूसा निकाल के देता है, टेमन टाइप का, कोल्टू टाइप का। इसको आपको समझना है। तो हम अपनी बुद्धि का जो करोड़ों अरबों का जो दिमाग दिया है प्रकृति ने, हम उसका जरा भी इस्तेमाल नहीं करते कि हमारे पुरखों ने क्या व्यवस्था दिया है। जबकि आपके पुरखों ने वो व्यवस्था दिया है कि नाम लेते ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति गौण व्यक्ति है, कोई तोड़ है, और कितने देव का है, 4 देव का है कि 5 का है कि 6 का है कि 7 का है, ये पता चल जाएगा। है ऐसी दुनिया में कोई व्यवस्था तो बता दो आप। आज मुसलमान को भी अपनी पहचान बताने के लिए टोपी पहननी पड़ती है, पायजामा पहननी पड़ती है, वो कुर्ता पहनना पड़ता है, तब पहचान में आता है कि ये मुसलमान है। आप तो हमारे पुरखों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि आदमी बगैर कहे अपनी पहचान बता सकता है, अपने पहनावे से, अपने नाम से, पहनावे से भी बता सकता है, अपने नाम से भी बता सकता है। ये व्यवस्था दिया है हमारे पुरखों ने जी। तो ये व्यवस्था दिया है हमारे पुरखों ने। 4 देव वाला है, जो उसका मूल पिता हुआ कौन हुआ, कोलासुर। अब लास्ट में आप सुर लगा तो कोई सा भी नाम रख लो, बस बढ़िया सा नाम चॉइस करो, लास्ट में सुर आना चाहिए। अब इन्होंने तो भस्मासुर, महिषासुर, लवनासुर, बोले कौन हुए, बोले बड़े बड़े राक्षस हुए, बोले लोगों का कच्चा खा जाते थे और किसी को भी मार डालते थे। ऐसी कहानियां गढ़ गढ़ के इनको क्या बनाए, राक्षस बना दिए। राक्षस नहीं थे, कौन थे वो, हमारे पुरखे थे वो, और जानकारी के अभाव में हमने भी राक्षस मान लिया इनको, है? आप सुर लगाओ ना, नाम से ही पता चल जाएगा कि आदमी गौण है और 4 देव का है। 5 देव वालों का जो मूल पिता हुआ हीरा ज्योति, आप लास्ट में ती लगाओ, नाम से ही पता चलेगा कि गौण आदमी है और 5 देव का है। 6 वालों का मूल पिता सुंगाल हुआ, लास्ट में आप आल लगाओ, पता चल जाएगा कि गौण आदमी और 6 देव वाला है। वैसे ही 7 देव वालों का पलियो, लास्ट में आप यो लगाओ। कितनी बढ़िया व्यवस्था दी है हमारे पुरखों ने, और आज हम केवल और केवल भात खौआ समाज बन गए हैं। जाके वहां भात तो खा लेते हैं, पर कभी नहीं पूछते कि भैया इस बच्चे का नाम क्या रखे। कोई पूछता है क्या? कभी नहीं पूछता। भाती खान वो तो जिस दिन पैदा हुआ बाप जाके पहले ही नाम लिखवा देता है वो, और वहां केवल हम भात खाने जाते हैं। अब वो पता चला कि नाम हिंदूगत है। अब बताइए, मान लो कोई पंडित का बच्चा है और वो अपने बच्चे का नाम रहीम खान रखे, तो पंडित समाज रखने देगा क्या? आपने सुना है किसी पंडित का नाम ऐसा? नहीं रखने देगा। या कोई मुसलमान है, अपने लड़के का नाम राम सिंह रखे हो, राम सिंह खान, रखने देगा वो समाज? नहीं रखने देगा। पर हमारे समाज को देखो, यहाँ राम सिंह भी मिल जाएंगे, रहीम सिंह भी मिल जाएंगे, सब प्रकार के लोग मिल जाएंगे, हिंदू टाइप के भी, मुस्लिम टाइप के भी, क्रिश्चियन टाइप के। कौन सा समाज है भाई ये? सब कुछ हमने पूरा खिचड़ी बना दिया है। ना तो गौण का समझ में आ रहा है, ना क्रिश्चियन का समझ में आ रहा है, ना मुसलमान का समझ। तेवर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, पूरा खिचड़ी बना के रखा है हमने। जबकि ये दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, जिसके बारे में हम जरा भी चिंतन नहीं कर रहे हैं। यही बातों के साथ मैं
अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा और अंत में एक बार जोरदार सेवा जोहार हो जाए। चलिए, बड़ा पेंता, बड़ा पेंता, बड़ा पेंता। बहुत बहुत सेवा जोहार, सेवा सेवा। और आप सभी को सादर सेवा सेवा, सेवा जोहार, गुणवनाता सेवा सेवा, सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।